नहीं, आवाज नहीं आ रही यार अभी। अरे यार, अभी 7-8 लोग हो गए। एक हेवनली बात, राहुल जैन ऐसा कुछ दिखाई दे रहा होगा। अच्छा, अभी उसका भी माइक ऑफ है यार अभी। हाँ तो एकदम से बेटा ऐसा करता है वो, ये साले। अभी उसका भी माइक ऑफ है ना। अभी कितने लोग हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 7 लोग हो गए। पार्किंग पार्किंग में लगाया होगा। देना है। हाँ, उसकी आवाज अभी नहीं आ रही लेकिन। वो बोलता है कुछ तो, जो उसका जो आइकन होगा ना वो हिलने डुलने लगेगा। हाँ हाँ, वो वैसा वो होने लगता है ना वो। समझ रहा हूँ। अब तो लोग ज्यादा हो गए। शीशे सारे बंद कर देना ना ये। कार में बैठ गए क्या? नहीं नहीं, पार्किंग की तरफ तो जब आऊंगा तो कहाँ देना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा ये। गाड़ी कर दो, ये सारे वो कर देना, लॉक कर देना ना। लॉक इससे हो गया, वो तो पता ही होगा। 8 लोग आ चुके हैं अपन को मिला के। वॉशरूम है ना इधर, अंदर जाओ। अबे नहीं, इधर से आओ ना, इधर कहाँ रास्ता है? अबे जो प्रणव बता रहा, हलवाई बैठा है ना, हलवाई। हेलो, ये चाबी अभी के पास रहेगी क्या? हाँ, यहीं पे रहते सब कुछ। अरे मेरे पास सिर्फ वो टोकन रहेगा। टोकन है, टोकन से देना आप आपको। नहीं नहीं, कहाँ से आप सर कर देना, ठीक है। हेलो। हेलो। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गुड सर। गुड इवनिंग। हो गया ना चालू? हाँ, आवाज आई कुछ? हाँ हाँ, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाँ तो हाँ, अब वही तक जो टोकन पढ़ा वाला। समझ में आया? सुनना सुनना सुनना। जी यस सर। सर। तो कुछ स्टडी हो रही है? यस सर। क्या हो रही है? रिकॉर्डिंग शुरू करें, रिकॉर्डिंग। हाँ हाँ, शुरू कर। चलो बढ़िया, करना करना यार, सर मेरा बैलेंस शीट देखना की सर सुनना है, रीडिंग सीखना। जैसे आपने समझाया था उस अगर ये तरह कुछ से। पूछ तो नहीं यस लेगा? सर। लोग बाबू से पूछ रहा है भाई। अरे तो बोल ना सर, अभी थोड़ा बिजी चल रहा है, आज हो नहीं पाई, अगली कल कल और कल सर जो परसों कॉन तक। कॉल होती है सर, उसकी पीपीटी वगैरह भी मतलब जो होती है ठीक है वीडियोस और ठीक है, करना कॉन कोई दिक्कत है कॉल्स। तो इमीडिएटली कॉल करना है, इमीडिएटली। ठीक है। हाँ, बाय। वो तो अभी बताया ही नहीं है पढ़ने को। एक आध प्रेजेंटेशन शेयर की थी, वो पढ़ लिया। जी सर, जी सर। हम्म। क्लियर। तुम्हारा बैलेंस शीट में इक्विटी वाला पार्ट कंप्लीट हो गया था। लाइबिलिटी में हमने जो है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जो है नॉन करेंट वाली, उसमें हमने बोरोइंग देख लिया था। बोरोइंग के बाद जो है लीज लाइबिलिटी हो सकता है, तो कंपनी ने अगर कोई लीज पर ऑफिस लिया है, रेंट पे कोई प्रॉपर्टी ली है, तो वो लीज लाइबिलिटी में आती है। फिर आते हैं प्रोविजंस पर। तो प्रोविजंस जो है बोरोइंग से अलग रहता है, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट वाला पार्ट इन्वॉल्व नहीं होता है। तो जैसे एम्प्लॉयज कुछ रिटायर होते हैं, उनका आपको अमाउंट जो भी है वो पे करना होता है।
एक साथ, तो उसके लिए कंपनी जो है कुछ पैसा अलग से रखती है कि इतना हमको एम्प्लॉयज़ को देना है, रिटायर होंगे। कंपनी के प्रोडक्ट जो हैं वारंटी पीरियड में ख़राब हो सकते हैं, तो मान लेते हैं 1% 2% जो भी ख़राब होते हैं तो उसका उसको कंपनसेशन देना होता है। तो ऐसी चीज़ के लिए भी वो प्रोविज़न करके रखते हैं। तो ऐसे जो आइटम्स होते हैं वो प्रोविजंस में आते हैं। तो ये वाले जो आइटम्स हैं वो यूजुअली आपको छोटे अमाउंट में मिलेंगे, पर अगर बड़े अमाउंट में मिलते हैं तो देखने की ज़रूरत है कि क्या बात है ये। तो बड़े अमाउंट में है तो वो प्रॉब्लम वाली बात जो है हो जाती है। अब जैसे बात करें ऑटो कंपनीज का, एक होंडा के साथ केस हुआ था, तो एक कंपनी से जो है वो एयरबैग खरीदती थी। वो एयरबैग जो है वो फॉल्टी थे और एक्सीडेंट्स में कई लोग जो है वो मारे गए। तो उसके बाद जो है कंपनी ने अचानक से उस पे क्लेम कर दिया कि सारे जो है आपके जो भी एयरबैग सप्लाई किए हैं वो पूरे रिप्लेस करो सारी कारों के। तो अचानक से फिर क्या हो जाएगा ऐसी कंपनी के लिए, ये प्रोविजन का अमाउंट बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इशू जो था वारंटी रिलेटेड सडनली बढ़ गया। तो लास्ट ईयर जो अमाउंट था वो लगभग उसी प्रोपोर्शन में अमाउंट है। तो कम अमाउंट थोड़ा तो बढ़ता ही है, क्योंकि अगर कंपनी के रेवेन्यू बढ़ रहे हैं तो उस प्रोपोर्शन में ये सब भी बढ़ जाता है। तो ये हो गया हमारा प्रोविजन। फिर आप देखते हैं डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज। तो इसको सिंपली ये समझ लीजिए कि जो टैक्स बन चुका है पर पेड नहीं हुआ है, अभी तक जो पे नहीं किया है टैक्स, वो हो गया है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, यानी कि इतना अमाउंट का टैक्स जो है वो ड्यू है, पे करना है कुछ दिनों में। तो ये चीज़ क्या हो गई हमारी करंट लाइबिलिटी वाली पार्ट। सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें है, जो ध्यान रखना है, वो बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग अगर बढ़ रही है तो प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है, अगर हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है बहुत तेज़ी से, क्योंकि बिजनेस रिस्की हो रहा है। बोरोइंग अगर कम हो रही है तो बिजनेस जो है आपका एसेट लाइट हो रहा है, अच्छा हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है, रिस्क कम हो रहा है। तो बोरोइंग जब भी ड्रास्टिकली कम होती है तो स्टॉक मार्केट उसको बहुत पॉजिटिवली लेता है। तो कहीं पे भी अगर आपको मैनेजमेंट की ऐसी कमेंट्री दिख रही है कि हम इन फ्यूचर जो है काफ़ी मात्रा में जो है बोरोइंग कम करेंगे, लोन का रीपेमेंट करेंगे, तो वहाँ आपको स्पेशल अटेंशन देने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स जो हैं बहुत अच्छा रिटर्न आपको दे सकते हैं। अब ज़रा हम कुछ केसेस देखते हैं, केस स्टडीज़ देखते हैं इसी पर। तो कोई भी टर्न अराउंड का केस है कि कोई ख़राब कंपनी जो है वो आपके लिए पैसा बनाएगी या नहीं, हर कोई एरी गेरी पेनी स्टॉक नहीं ले लेना है। तो कोई कंपनी अगर टर्न अराउंड हो रही होगी तो सबसे पहली चीज़ जो इम्प्रूव होती है वो है उसकी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट इम्प्रूव होगी तभी कंपनी टर्न अराउंड होती है। और बैलेंस शीट इम्प्रूव कैसे होती है? जब बोरोइंग आपकी कम होती है। तो अभी एक स्टॉक बहुत ज़्यादा चल रहा है, सुजलॉन, सुजलॉन एनर्जी। अब इसकी आप अगर बैलेंस शीट पे जाएंगे और बोरोइंग वाले पार्ट को देखेंगे तो आप क्या चेंज यहाँ नोटिस कर सकते हैं बोरोइंग में? सर ड्रास्टिकली फॉल आया है। ड्रास्टिक फॉल आप देख सकते हैं कि बहुत हैवी लेवल पे जो है यहाँ पर डाउनफॉल आया है। तो बोरोइंग घटने का एक फायदा तो ये है कि आपकी बैलेंस शीट लाइट हो रही है, आपका रिस्क कम हो रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसके कारण ऑटोमेटिकली ही थोड़ा प्रॉफिट आपका ऐसे ही बढ़ जाता है कंपनी का। अब यहाँ जैसे देखें कि 13,000 करोड़ रुपए की बोरोइंग है, अगर 10% भी इस पर इंटरेस्ट अगर हम लेके चलें तो कितना हो जाएगा? लगभग जो है 1,300 करोड़ जो है कंपनी इंटरेस्ट में चुका रही होगी। ये नंबर यहाँ से चला जाता है तो 1,300 करोड़ की तो आपकी ऐसी ही बचत होती है। तो ये नंबर कहाँ ऐड हो जाता है? बाद में नेट प्रॉफिट में ऐड होता है। जी। तो ऐसी कंपनियां जो है अचानक से इनका प्रॉफिट ड्रास्टिकली बढ़ जाता है। तो यहाँ आप पूरा चेंज आप देखेंगे, नोटिस क्या है? बोरोइंग का कम होना। अगर हम
प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी तो उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी है, अभी सीधे इसी के कारण दिख रही है आपको। उससे पहले स्टॉक में मूवमेंट शुरू हो गया था, पर मेजर रीज़न यही है कि बैलेंस शीट अब अच्छी हो गई है। अब जैसे यहाँ पर ही आप अगर 2020 में इस कंपनी का ज़रा डेट टू इक्विटी रेशियो निकालेंगे तो नेगेटिव आ रहा है, रिज़र्व ही नहीं है। और फिर यहाँ पे जैसे-जैसे बोरोइंग कम होती गई, वैसे-वैसे आप देखेंगे स्टॉक जो है भागता गया। समझ में आया रीज़न क्यों स्टॉक चला? जी सर। हाँ। तो आपको किस चीज़ पे ध्यान देना है? डेट रिडक्शन पे। तो कोई भी मैनेजमेंट अगर गाइड कर रहा है कि 1 साल, 2 साल, 3 साल में हम इतना डेट अपना रिड्यूस करेंगे, तो आप उस कंपनी को अपनी नज़र में रखिए, वो अच्छा पैसा बना के दे सकती है। अब एक केस और ले लेते हैं, एक और कंपनी जो अच्छी चल रही है। जैन इरिगेशन सिस्टम। तो ये जो कंपनी है, वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट माइक्रो इरिगेशन सिस्टम बनाने वाली कंपनी है। यूएस में बहुत बड़ा इसका बिजनेस है। इसमें भी हम क्या देख सकते हैं, क्या चेंज आप नोटिस कर सकते हैं? बोरोइंग आधी हुई है, जी। बोरोइंग आधी हुई है। हाँ जी। तो ये इसका स्टॉक में तेजी का एक रीजन है। एक तो बोरोइंग आपकी आधी हुई, और बोरोइंग जब भी आपकी आधी होती है तो आप यहाँ देखिए क्या चेंज आता है। तो इंटरेस्ट पहले कितना 700 करोड़ इनका इंटरेस्ट में पैसा जा रहा था, अब वो 450 करोड़ जा रहा है। तो ये इनकी सीधी सीधी बचत हो रही है, और ये बचत कहाँ जा रही है? सीधी बॉटम लाइन पे। तो कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आएगी, रिजल्ट देगी या नहीं देगी, तो ये डिपेंड करेगा कि बैलेंस शीट कितनी इंप्रूव हो रही है। अब इस स्टॉक की भी बात करें तो ये भी पेनी स्टॉक बन गया था, 20-25 रुपए का हो गया था, और फिर ये मल्टीप्लाई हुआ। सुजलॉन का केस भी अगर हम देखें तो ये देखिए 8 रुपए 7 रुपए का पेनी स्टॉक था, उसके बाद ये भगा। तो हर पेनी स्टॉक नहीं लेना है, ले लेना है ये सोच के कि सस्ता है ले लें, सस्ता नहीं होता है कुछ भी। कंपनी वही टर्न अराउंड होगी, वही चलेगी जिसकी बैलेंस शीट इंप्रूव हो रही होगी। तो इंप्रूव हो रही है या नहीं, ये आप ऐसे देख सकते हैं। और जब आप कॉन कॉल वगैरह ये सब पढ़ेंगे तो उसका आपको गाइडेंस मिल जाएगा मैनेजमेंट का कि हम जो है उसको कम करेंगे, बोरोइंग को, ये सब तो आप वो देख सकते हैं। सर सुजलॉन का ही केस लें तो ये बोरोइंग किस तरीके से कम कर रही है, मतलब उस पे भी थोड़ा सा एक बार गाइडेंस। एसेट्स बेचे हैं इन्होंने अपने, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे वो बेच दिए, जो नॉन कोर बिजनेस थे वो बेच दिए, और कुछ हद तक जो है अपना डेट को जो है रीस्ट्रक्चर किया है बैंकों के साथ। तो ओके बैंक बैंक के साथ कैसे रीस्ट्रक्चर होता है? मान लेते हैं 100 करोड़ का लोन है, पैसे नहीं है, तो एक तरीका ये है कि बैंक वो जो लोन चुकाने की जो पीरियड है उसको आप डबल कर लो, कि 10 साल का लोन है तो 20 साल कर लो, तो आपको जो पीरियोडिकली पेमेंट करना है वो आधा हो जाएगा आपका पेमेंट करने का। एक तरीका वो है। दूसरा तरीका है कि आप उतने अमाउंट के शेयर इशू कर दो बैंक को, उससे ज़्यादा के। तो ये भी आप कर सकते हो। तो सुजलॉन में जो है दोनों चीज़ें हुई हैं, और इसलिए आप जो है यहाँ पर इक्विटी कैपिटल में इंक्रीज देख रहे हैं। तो यहाँ नए शेयर्स भी इशू किए हुए हैं। ठीक। तो पर इतने बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट में नहीं है, डेट में रिडक्शन और ज़्यादा अमाउंट का है। जी, ठीक है। तो यहाँ अगर हम सुजलॉन का देखें तो यहाँ आप देखिए ये शेयर इक्विटी कैपिटल बढ़ा है, तो मतलब को काफ़ी पैसा जो है इन्होंने प्रेफरेंशियल शेयर्स वगैरह के थ्रू इशू करे, उससे रेस किया, डेट क्लियर किया, कम किया। और अब क्योंकि कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो इन फ्यूचर जो है इसको ये भी बैलेंस हो जाएगा, या बाईबैक भी कर सकते हैं अगर अच्छा कंटिन्यू रहा तो। आप जब भी
कोई खराब कंपनी में अगर आप देख रहे हैं, मूवमेंट देख रहे हैं, तो सबसे पहले ये देखो कि क्या उसकी बैलेंस शीट इंप्रूव हो रही है या नहीं हो रही है। बैलेंस शीट इंप्रूव हो रही है तो ही उसमें आगे बढ़ना है, नहीं तो नहीं बढ़ना है, जाने दो उसको। एक और जैसे केस देखें, उषा मार्टिन। यहाँ पर भी आप इधर देखिए क्या चेंज हुआ है बैलेंस शीट में। डेट में कमी आई है। तो इनका जो स्टील बिजनेस था वो इन्होंने बेच दिया, उससे जो पैसा आया उससे लोन चुका दिया। बैलेंस शीट इम्प्रूव हुई, इंटरेस्ट में जो आपका पैसा जा रहा था वो बचा, और वो सीधा सीधा आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाता है। तो यहाँ देखिए आप, पहले क्या स्थिति थी और उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी में कैसा चेंज आया। तो यहाँ पिछले 3-4 साल से कंपनी लॉस में चल रही थी, और फिर कंपनी ने अपना ये डेट जो है कम किया, इंटरेस्ट में बहुत बड़ी सेविंग होने लगी, और बिजनेस भी जो है ट्रैक पे आने लगा। तो इस तरीके से जो है आपको देखना है कि जहां पर भी बैलेंस शीट लाइट हो रही है, डेट कम हो रहा है, वहां पे आप बढ़िया रिटर्न बना सकते हो, 50 to 100%, 200%। डिपेंड करेगा कि आपने उसको किस स्टेज पर पकड़ा है। अभी टाटा मोटर्स के रिजल्ट आए, देखे किसी ने, सुना क्या चेंज हो, कैसा रिजल्ट था? सर रिजल्ट देखे तो थे, काफी अच्छा रिजल्ट था। पिछले साल इसी क्वार्टर में लॉस था और कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी अपना प्रॉफिट डबल कर लिया। हम्म, तो प्रॉफिट डबल हुआ है, और उससे बड़ी बात यह है कि मैनेजमेंट का क्या गाइडेंस है, कि वो डेट डेट कम। मतलब इस साल में डेट फ्री डेट फ्री करेंगे। हो हाँ, जाएंगे। तो आप यहाँ पे देखिए, अंदाजा लगा सकते हैं डेट फ्री अगर कर लिया। अब डेट फ्री इन्होंने इंडियन बिजनेस को करने का बोला है, पूरा कंप्लीट नहीं। तो जेएलआर इनका यूएस का है, पर फिर भी यहाँ पर देखेंगे तो बोरोइंग बहुत ज़्यादा है, 1,40,000 करोड़ से है, तो कम हो रही है, थोड़ी थोड़ी करके कम हो रही है। और अभी क्योंकि प्रॉफिट अच्छा आया है, तो ये और ज़्यादा कम होगी। तो क्या सर होता जैसे है कि प्रॉफिट तो 60-8 हजार करोड़ ही आया है, तो मतलब मान लेते हैं कि 8 हजार करोड़ पूरा ही इन्वेस्ट कर देंगे तो भी बहुत, मतलब 8 हजार करोड़ पे तो नेट प्रॉफिटेबिलिटी पूरे साल की भी देखें तो 700-800 करोड़ से ही पड़ेगी, या और भी ये सेल आउट करेंगे बिजनेसेस। नेट, हाँ, वो थोड़ा कैश फ्लो आप देखेंगे, कैश फ्लो उससे ज़्यादा है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो कैश फ्लो उससे बेटर है, तो उससे वो कम कर लेंगे। और अभी टाटा टेक में जो आईपीओ में इन्होंने स्टेक बेचा है, वो बहुत उसका छोटा ही पैसा बेचा है। इन्फ्यूज कर देंगे। वो उसका पैसा भी यहाँ पे आएगा, तो मेरे ख्याल से 7-8 हजार करोड़ इन्होंने उससे कमाए होंगे, तो वो वहाँ कम होगा। और उसके बाद और ऑप्शन उनका बाकी है। तो जैसे डेप्रिसिएशन है हाँ, फिगर से 10 हजार करोड़ वो भी हाँ, तो जुड़ जिस जाए। जिस प्राइस पर उन्होंने टाटा टेक के शेयर बेचे हैं आईपीओ में, उससे अभी ट्रिपल भाव पे चल रहा है। हाँ, तो अभी यहाँ पे धीरे धीरे करके और स्टेक बेच सकते हैं और उसको क्लियर कर सकते हैं। तो कुल मिला के उनका रोड मैप जो है यही है कि हम डेट अपना क्लियर करेंगे और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी वापस आ रही है। और दूसरा, अगर आप देखेंगे जेएलआर को, तो जेएलआर का मेजर बिजनेस यूके में है, यूरोप में है, और मार्च से एक्सपेक्टेड है कि इंटरेस्ट रेट कट होंगे। तो तो जब वहाँ पे इंटरेस्ट रेट डिमांड कट बढ़िया आएगी। हाँ, इंटरेस्ट रेट कट होंगे तो ऐसी लग्जरी गाड़ी की डिमांड जो है वो और बढ़ेगी। तो जेएलआर की गाड़ी 1 करोड़ से ही शुरू होती है, जहां तक मैं जानता हूँ। सर ये तो फॉरवर्ड पी इसका कैलकुलेट करें तो अभी 13-14 के पी पे है, तो ऑटो इंडस्ट्री में ये 14-15 का पी सस्टेनेबल रहता है मतलब, तो उस हिसाब से अपन फॉरवर्ड वैल्यूएशन निकालें तो। वो बाद में बात करेंगे उस सब के वैल्यूएशन पे जब आएंगे। ओके सर। ठीक है, तो ये भी चीज आप अच्छे से नोट करके रख लीजिए। जहां भी बैलेंस शीट मजबूत हो रही है, डेट रेड्यूस हो रहा है, वहां पर पैसा बन सकता है आपका अच्छा। तो उन कंपनीज पे आपको नजर रखनी है जो अपना कर्ज कम कर रही हैं। तो ऐसी चीजों का गाइडेंस आपको देखना है। तो एक टाटा मोटर्स हो गई, आप अपनी नजर में रख सकते हैं। और जहां पर भी जो है हो रहा है, तो जैन इरिगेशन में अभी जो है 600 करोड़ डेट और कम करने की बात की हुई है उन्होंने, इस साल हम और कम कर लेंगे। तो सर ये टाटा चीज, मोटर्स का प्राइस 2020 में 80 रुपीज समथिंग था।
तो अब बढ़ के लगभग 10 टाइम्स हो गया, हम्म, 882 समथिंग टुडे। तो और कितना मार्जिन एक्सपेक्ट करते हो आप अभी? क्या ये ओवर प्राइस कब हो जाएगा? पास प्राइस का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि प्रेजेंट में ग्रोथ नंबर वो मैटर करता है ना, उससे शेयर का भाव चलता है। पास्ट में जो हुआ वो तो पास्ट हो गया। ठीक और है। वो जो 80 के प्राइस की बात कर रहे हैं वो कोरोना के समय था, तो उस समय तो जी सबका सर। बिजनेस ही शट था। तो ऐसे बिजनेस में डबल मार पड़ती है कि आप सोचिए, आप इतनी बड़ी ऑटो कंपनी चला रहे हैं, इतने सारे एम्प्लॉयज हैं, मशीनरी है, तो आपका वो पैसा तो खर्च करना ही करना है ना। सर जो और ऐसे फेज आते हैं जैसे कि हाँ 2008 का फेज था और ये कोरोना का फेज था, हाँ, तो इसमें कंपनी की वोट तो सेम रहती है, सिर्फ प्राइस ही डाउन होते हैं ना? सेम क्या रहती है? वर्थ या जो वैल्यू वैल्यू है, जो हम वैल्यू और प्राइस में डिफरेंशिएट कर रहे थे। वैल्यूएशन की बात बाद में करेंगे, जब हम उसका टॉपिक डिस्कस करेंगे। अभी तो बात ही नहीं की है ना, तो उसको छोड़िए अभी। ठीक है। अभी अपन बैलेंस शीट तो समझ लें ठीक से, बाद में तो वैल्यूएशन समझ में आएगा, तो इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जहां भी डेट कम होगा वैल्यूएशन इंप्रूव होगा, इस चीज को ध्यान रखिए। तो जो भी मैनेजमेंट की कमेंट्री आ रही है डेट रिडक्शन पे, तो उसको आप ध्यान दीजिए। अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे पता करें कि कौन सी कंपनी जो है अपना डेट जो है वो रिड्यूस कर रही हैं या कर सकती हैं। तो उसके लिए जो है आप स्क्रीनर खोल लीजिए जरा अपना अकाउंट में। तो यहाँ पे जाएंगे स्क्रीन पे और क्रिएट ए सर्च क्वेरी। सर्च क्वेरी वाले ऑप्शन में जाएंगे और इधर ये टाइप कर दीजिए डेट लेस देन डेट 3 इयर्स बैक। तो तो अगर किसी कंपनी का 3 साल पहले जो डेट था उससे अभी कम हो रहा है, तो आप जब इसको रन करेंगे तो ऐसी कंपनीज की आपके सामने लिस्ट आ जाएगी। तो ये आपने किया तो ऐसी कंपनीज की लिस्ट आ गई। तो 1680 कंपनीज जो हैं इस समय ऐसी हैं जिनका कर्ज कम हो रहा है। तो ये आ गई। ऐसे आप जो है ऐसी कंपनीज को पता कर सकते हैं कि किनका डेट कम हो रहा है। सर इसमें पीरियड कितना लेना चाहिए? इसमें 3 साल लिया हुआ है ना। ओके। 3 साल पहले जो डेट था उससे अब कम हो रहा है। ठीक। अब जैसे ऐसे ही एक कंपनी मैंने स्पॉट की थी, फोकस लाइटिंग। रेलवे की लाइट जो है ट्रेन रेन में जो लगती है उसकी बहुत बड़ी सप्लाई आ रही है। ठीक है, तो आगे चलते हैं करंट लाइबिलिटीज पे। करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आ जाता है? ऐसी लाइबिलिटीज जो साल भर से कम समय वाली हैं। लाइबिलिटी में बोरोइंग भी हो सकती है, वर्किंग कैपिटल वाली जो बोरोइंग है वो हो सकती है, लीज लाइबिलिटीज भी हो सकती है, सप्लायर को जो आपको पेमेंट देना है जिसको ट्रेड पेएबल बोलते हैं वो भी हो सकता है। तो ये आपके जो है, तो यहाँ जैसे आपको बोरोइंग बढ़ी हुई दिख रही है, तो ये कौन सी वाली बोरोइंग है? करंट लाइबिलिटीज। अब ये बिजनेस टू बिजनेस वेरी करेगी। अब जैसे कोई बाइक बनाने का बिजनेस है और एक ट्रक बनाने का बिजनेस है, तो आप बताइए किस चीज को बनाने में और बेचने में ज्यादा टाइम लगेगा? ट्रक। तो एक बाइक को आप जो है महीने भर के अंदर बना सकते हैं, बेच सकते हैं, तो महीने भर में आपके पास कैश आ जाएगा। पर एक ट्रक को बनाने में आपको 2-3 महीने लगेंगे, फिर उसको सेल करने में भी 3 महीने लग सकते, तो हो सकता है कि 6 महीने आपको लगते हो ये पूरे पीरियड में।
इस 6 महीने के दौरान एम्प्लॉइज का खर्चा, स्टाफ का खर्चा, मशीनरी मेंटेनेंस, ये सब है, तो ये सब आपको देना है। तो जो इस प्रकार के बिजनेस हैं जहां सेल करने में, कैश आने में टाइम लगता है, वहां पर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है और कई बार इसको पूरा करने के लिए लोन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो आपको करंट के अंडर जो सेक्शन में दिखता है वो होता है यूजुअली वर्किंग कैपिटल लोन, कि रोज के अपने जो काम है, धाम है, उसमें जो अपने को चाहिए वो है ये। तो ये हमारा हो गया है लाइबिलिटी वाला पार्ट पूरा। तो कोई क्वेश्चन हो आपका लाइबिलिटी रिलेटेड, इक्विटी रिलेटेड, तो पूछ सकते हैं। क्लियर सब? जी सर। Sir, just one doubt. Can you repeat that other current liabilities? अदर इज समथिंग नॉट रिलेटेड टू बिजनेस। कोर बिजनेस से रिलेटेड जो है वो नहीं होता है, वो अदर में आ जाता है आपका। तो ये नंबर यूजुअली छोटा होता है तो इग्नोर किया जा सकता है, तो ये नंबर आपका छोटा ही है। तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो देखने की ज़रूरत है। तो यहाँ जब भी आप एनुअल रिपोर्ट में ये पढ़ते हैं बैलेंस शीट, तो इधर एक नोट नंबर डला होता है। Hmm. तो इस नोट पर आप जाएंगे तो इसकी डिटेल मिल जाएगी कि ये क्या है। Hmm. Hmm. तो Okay. छोटा अमाउंट है, इग्नोर किया जा सकता है। Thank you. Thank you, sir. ओके। चलिए अब एसेट वाले पार्ट पर आते हैं। तो एसेट क्या होता है? जो कंपनी ओन करती है। लायबिलिटी क्या होता है? जो दूसरे को वापस करना है। खाली क्यों कर देते हो बार बार? तो एसेट क्या है? जो हम ओन करते हैं। तो कंपनी इक्विटी से पैसा रेस करती है, डेट से पैसा रेस करती है। किस लिए रेस करती है? कि उस पैसे से एसेट्स बनाए। हम जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? एसेट बनाए, घर बनाए, गाड़ी लें, ये सब कर रहे हैं। तो सबका पर्पस क्या होता है? एसेट बनाने का। तो एसेट दो प्रकार के होंगे, एक होगा नॉन करेंट एसेट और एक होगा करंट। तो जब भी हम बात करेंगे इसकी, करंट मतलब 12 महीने से कम और नॉन करंट मतलब 12 महीने से ज़्यादा। तो कोई भी ऐसा एसेट जो 12 महीने से कम समय में कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, वो होता है करंट एसेट। और जिसको भी 12 महीने से ज़्यादा लगते हैं, वो होता है नॉन करंट एसेट। तो नॉन करंट एसेट में क्या आप देख सकते हैं, क्या है यहाँ पे? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। सबसे मेजर जो होता है वो होता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। तो ये नंबर जो है, अगर ग्रोइंग कंपनी है तो ये बढ़ता हुआ नंबर दिखेगा। तो लास्ट ईयर जैसे ये लाख में फिगर है, तो लास्ट ईयर इनका 2037 करोड़ था। अभी यहाँ पे 2899 करोड़ में हो गया है। तो ये यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ये चेंज हुआ है, लगभग 500 करोड़ के आसपास का जहाँ पे चेंज हुआ है। तो इतना आपका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बढ़ा है। ये फिक्स्ड एसेट हम बोलते हैं इसको। फिक्स्ड एसेट यानी कि फिजिकल है और फिक्स रहता है, ईयर ऑन ईयर यूज होता है। तो जब भी ये एसेट बढ़ रहे हैं, इससे आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है? अगर किसी के पास एक दुकान है, उसने कुछ समय बाद 2 दुकान कर ली, तो इससे आप क्या गैस कर सकते हो, क्या होगा? Expand. कैप अल्टीमेट गोल क्या है एक दुकान से दूसरी दुकान करने का? प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना। रेवेन्यू Business बढ़ाना। increase. रेवेन्यू बढ़ाना। तो जब भी इसको हम कैपेक्स बोलेंगे। जब भी कैपेक्स होगा तो एक पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि यहाँ पर रेवेन्यू इंक्रीज हो सकता है। अब कैपेक्स जो है कई प्रकार का होता है। एक होता है मेंटेनेंस कैपेक्स।
लिख लीजिए मेंटेनेंस कैपेक्स। मेंटेनेंस कैपेक्स जैसे नाम से समझ में आ रहा है, ये वो खर्चा होता है जो हम एग्जिस्टिंग जो भी हमारे एसेट है उसको मेंटेन करना। आपके पास गाड़ी है, आप उसकी सर्विस कराते हैं टाइम टू टाइम, तो ये क्या है, ये मेंटेनेंस कैपेक्स है। अब इस मेंटेनेंस कैपेक्स को करके क्या आपकी गाड़ी का परफॉर्मेंस में कुछ ड्रास्टिक चेंज आ जाता है? कोई ट्रक वाला अपनी ट्रक की सर्विस कराएगा तो उससे रेवेन्यू बढ़ जाएगा क्या उससे? No. नहीं बढ़ेगा। तो ये सिर्फ क्या होता है, एसेट को फंक्शनल रखने के लिए होता है। ये हो गया हमारा मेंटेनेंस कैपेक्स। तो ध्यान रखिए मेंटेनेंस कैपेक्स रेवेन्यू एडिशन नहीं करता। इसके बाद आता है ग्रीन फील्ड कैपेक्स। लिख लीजिए ग्रीन फील्ड कैपेक्स। तो कोई चीज आप फ्रेश बना रहे हैं, बिल्कुल जीरो से बनाते हैं, तो वो आता है ग्रीन फील्ड कैपेक्स में। क्या आप बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्कुल जीरो से बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये क्या है, ग्रीन फील्ड कैपेक्स। तो ग्रीन फील्ड कैपेक्स में काफी खर्चा होता है और बाद में आपको इसके फायदे मिलते हैं। इसके बाद एक और कैपेक्स होता है ब्राउन फील्ड कैपेक्स। लिख लीजिए ब्राउन फील्ड कैपेक्स। ब्राउन फील्ड कैपेक्स में क्या होता है, एग्जिस्टिंग एसेट में ही आप एडिशन कर देते हैं, तो वो है ब्राउन फील्ड कैपेक्स। जैसे आपकी 2 फ्लोर की बिल्डिंग है, आपने उसी में एक तीसरा फ्लोर खड़ा कर दिया, तो ये क्या है, ब्राउन फील्ड कैपेक्स। आपकी फैक्ट्री प्रमाइसेस में जगह है, आपने उसी जगह एक और सेटअप लगा दिया, तो ये क्या है, ब्राउन फील्ड कैपेक्स। अब बताइए ग्रीन फील्ड कैपेक्स में ज्यादा पैसा लगेगा कि ब्राउन में? ग्रीन में। ब्राउन। ग्रीन। ग्रीन में ग्रीन, सर। हाँ। और रेवेन्यू एडिशन जल्दी किस केस में होगा, ब्राउन। ग्रीन फील्ड में या ब्राउन फील्ड में? ब्राउन। ब्राउन में सर। ब्राउन। ब्राउन में। ठीक है, समझ गए। अब ये ये वर्ड याद रखना, क्योंकि जब आप कॉन कॉल पढ़ेंगे, मैनेजमेंट को सुनेंगे, तो ऐसे वर्ड्स का यूज करेंगे वो। तो उन वर्ड्स को पकड़ के आपको समझ लेना है कि क्या पहले होगा, क्या बाद में होगा, क्या आपके रिजल्ट कैसे आएंगे। फिर एक और टाइप का कैपेक्स है, लिख लीजिए डी बॉटल नेकिंग कैपेक्स। डी बॉटल नेकिंग कैपेक्स। ये जो कैपेक्स होता है, इसमें खर्चा काफी कम होता है, बहुत तेज हो जाता है। इसमें क्या होता है कि कोई छोटा मोटा अपग्रेडेशन किया जाता है और उस अपग्रेडेशन से आपका परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। कोई मशीनरी में, जैसे आपका लैपटॉप है नॉर्मल हार्ड डिस्क वाला, आपने 3,000 रुपये खर्च किए और उसमें एसएसडी हार्ड डिस्क लगा ली, तो क्या हुआ, आपके लैपटॉप का, कंप्यूटर का परफॉर्मेंस बहुत बढ़ गया। लेकिन इसके लिए आपने खर्चा कितना किया, मान लेते हैं वो 50,000 का लैपटॉप लिया था, आपने 3,000 ही लगाए, तो ये लेस देन 5% का खर्चा है। तो ये क्या है कि बहुत कम लगा के आपने परफॉर्मेंस इंप्रूव कर लिया, तो ये क्या है, डी बॉटल नेकिंग कैपेक्स। समझ गए। यस। तो ये हो गए। तो सबसे स्लो कैपेक्स कौन सा होगा, ग्रीन फील्ड। सबसे ज्यादा ग्रीन पैसा फील्ड। किस में लगेगा, ग्रीन फील्ड। ग्रीन फील्ड। सबसे कम पैसा किस में लगेगा, डी बॉटल नेकिंग। डी सबसे बॉटल मेकिंग। सबसे जल्दी रेवेन्यू प्रॉफिट किस में आएगा, डी बॉटल। ब्राउन फील्ड। डी बॉटल नेकिंग। डी बॉटल। समझ गए। तो इन टर्म्स को याद रखना, जब आप सुनेंगे कमेंट्री में, मैनेजमेंट में, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि किस में जल्दी पैसा बनेगा। यही सुन समझ लेंगे इसको। यस सर। तो ये हो गए हमारे कैपेक्स के टाइप।
अच्छा एक बात बताइए कि जैसे कोई हॉस्पिटल है, मान लेते हैं बेंगलोर में हॉस्पिटल है और बहुत पॉपुलर है बेंगलोर में, उसके पास अच्छा खासा पैसा है और वो एक हॉस्पिटल और सेटअप करना चाह रहा है, तो वो एक हॉस्पिटल और बेंगलोर में लगा दे या एक हॉस्पिटल मान लेते हैं मुंबई में लगाए, तो कौन सा उसके लिए जल्दी प्रॉफिट देगा, मुंबई वाला या बेंगलोर वाला? बेंगलोर। बैंगलोर में, क्यों देगा? बिकॉज वहाँ ऑलरेडी पे वो क्योंकि ऑलरेडी वहाँ प्रॉफिटेबल पे ब्रांड वैल्यू है सर वहाँ पे। हाँ, अब मान लो कोई कोच किसी की कोचिंग चलती है, मान लेते हैं भोपाल में बहुत अच्छी कोचिंग चलती है, अब उसको एक सेंटर और बढ़ाना है, तो वो भोपाल में ही बढ़ा देगा तो उसको फायदा मिलेगा जल्दी, क्योंकि भोपाल में ब्रांड वैल्यू है। अब वो सोचे मैं इंदौर में जाके लगा दूं तो जल्दी फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर कोई कंपनी जैसे कि हॉस्पिटल कंपनी है, वो अगर कैपेक्स अपने एग्जिस्टिंग प्लेस में कर रही है तो उसको जल्दी फायदा मिलेगा। अब जैसे नारायण हृदयालय है, हॉस्पिटल चेन चलाती है, तो बेंगलोर में उनका बहुत, बेंगलोर में कलकत्ता में बहुत जबरदस्त हॉस्पिटल चलता है, तो वहीं पर अगर वो हॉस्पिटल लगा देंगे तो जल्दी कमाएंगे, और दूसरी जगह करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो आप इससे भी समझ सकते हैं कि कब किसको लेना है किसको नहीं लेना है। और दूसरी बात हॉस्पिटल बिजनेस में क्या है कि पहले 5 साल तो लॉस होता ही है, हॉस्पिटल तैयार होने में, फिर वहाँ सेटअप जमने में, ब्रांड वैल्यू बनने में, सब में टाइम लगता है। तो वैसे तो कैपेक्स वर्ड जो है अच्छा होता है सारे बिजनेस के लिए, पर हॉस्पिटल कंपनी अगर ये बोल दे कि हम एक ग्रीन फील्ड कैपेक्स कर रहे हैं तो शेयर गिर जाएगा वहाँ। क्यों गिरेगा समझ सकते हैं? यस। हाँ, क्योंकि वो 4-5 साल जो है लॉस देगा, उनके ओवरऑल प्रॉफिट को डेंट करेगा, स्टॉक पिटेगा। और जहां उसको 4-5 साल पूरे होने लगेंगे पुराने हॉस्पिटल को, फिर जो रेवेन्यू एडिशन होगा वो बहुत तेज होगा और फिर आपका अच्छा खासा जो है प्रॉफिट आएगा। तो ये वाली चीज आप देख सकते हैं HCG में, जो कि कैंसर के हॉस्पिटल चेन चलाती है, तो उसके कई पुराने हॉस्पिटल जो है मैच्योर होने की स्टेज पर आ रहे हैं। नारायण हृदयालय को आप देखेंगे तो उसमें ये केस हुआ है, स्टॉक जो है बहुत बढ़िया भागा। रेनबो चिल्ड्रन हॉस्पिटल, वो थोड़े अलग यूनिक मॉडल में चलते हैं, उनका भी बहुत बढ़िया है। तो ये वर्डिंग ध्यान रखनी है आपको कि किस तरह का कैपेक्स है, कहाँ हो रहा है। तो हर कैपेक्स जो है तुरंत पैसा नहीं देगा, कोई होटल कंपनी करेगी टाइम लगेगा, कोई हॉस्पिटल कंपनी करेगी टाइम लगेगा, कोई केमिकल कंपनी करेगी और जल्दी आ सकता है, कोई FMCG कंपनी करेगी बहुत जल्दी पैसा आ सकता है। तो ये आपको थोड़ा अंदाजा लगा लेना है। सर जो कैपेक्स टर्म यूज होती है वो खर्चे के लिए है या कहीं प्रॉफिट के लिए भी है? खर्चे के लिए होती है भाई। ठीक है सर। एसेट्स में इन्वेस्टमेंट को खर्चा बोलते हैं। सरकार बोल रही है कि हम 1 लाख करोड़ का खर्चा करेंगे, तो खर्चा कहाँ हो रहा है? रोड में, रेलवे में, ये हो रहा है, इधर हो रहा है ना। तो ये एसेट्स बिल्ड हो रहे हैं। तो इस बजट में सरकार ने कितना कैपेक्स बढ़ाया है? कितना दिन? कितना बढ़ाया है कैपेक्स? नहीं दस पता? 10% 10% बढ़ा 10% बढ़ा है सर। 11% बढ़ा है। न्यूज़पेपर पढ़ो। तो ये चीज समझ में आनी चाहिए। और PSU स्टॉक्स के चलने का बड़ा कारण क्या है कि सरकार का कैपेक्स बढ़ रहा है। हर साल 10-15% से सरकार कैपेक्स का अपना बजट बढ़ा रही है। उससे पहले क्या होता था, पिछली सरकार में ये कुछ नहीं होता था, 2% 3% होता था। और जितना बड़ा कैपेक्स सरकार का होता है उतना बड़ा फायदा सरकारी कंपनियों को होता है, क्योंकि
सरकारी प्रोजेक्ट जो हैं उसमें प्राइवेट जो है थोड़ा कम इन्वॉल्व होते हैं। रेलवे का कैपेक्स जाएगा, रेलवे कंपनियों को फायदा ज्यादा होगा। ब्रिज बन रहे हैं, सबका फायदा कंस्ट्रक्शन कंपनियों को जाएगा। अब यहाँ पे प्राइवेट पार्ट जो कंपनीज हैं, बैंक हैं, वो इसमें कम इन्वॉल्व होते हैं। पावर का कैपेक्स जो है हो रहा है, इसलिए आप देखिए पावर फाइनेंस कंपनी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कंपनी इस तरह की चल रही हैं। तो जब भी सरकार की तरफ से बड़ा कैपेक्स चल रहा होगा, कैपेक्स साइकिल चल रही होगी, तो ये स्टॉक चलेंगे, और जहां सरकार का ये कैपेक्स स्लो हो जाएगा, ये स्टॉक पिट जाएंगे। तो कैपेक्स जो है एक गोल्डन वर्ड होता है इन्वेस्टर्स के लिए, इसको अच्छे से समझ में आना चाहिए। सर कंपनी की कॉन कॉल वगैरह कौन सी साइट पे जाके देख सकते हैं हम? नहीं, स्क्रीनर पे नीचे लिंक मिल जाएगी। ओके सर। कंपनी की वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, एक्सचेंज की वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, और कुछ की यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। जहाँ चाहें आप देख सकते हैं। चलिए अब जरा कैपेक्स का फायदा देखते हैं कैसे क्या होता है। तो ये जैसे एक कंपनी ली, दीपक नाइट्रेट, फिनॉल केमिकल बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी है। अब यहाँ इसके जरा नंबर्स पे ध्यान दीजिए। यहाँ पर कंपनी ने कैपेक्स कैसा किया है, इधर देखिए। तो जब आपको फिक्स्ड एसेट के नंबर मिल रहे हैं, तो फिक्स्ड एसेट क्या होता है? प्रॉपर्टी, प्लांट, मशीनरी, यही। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं? कितना बढ़ता हुआ है। कितना बड़ा है ये? 3 times. 3 टाइम्स हुआ है। तो अगर कंपनी 500 करोड़ के एसेट से कुछ प्रॉफिट बना रही है, तो उसके एसेट अगर 3 टाइम्स हो रहे हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि उससे उसका प्रॉफिट भी 3 टाइम्स हो जाएगा? जी सर। है ना? ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये क्या हुआ है, ये कैसा, ये कैपेक्स हुआ है। कंपनी ने अपने एसेट्स बढ़ाए हैं, एसेट्स में इन्वेस्टमेंट किया है। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी देखें, क्या वो बढ़ी? नेट प्रॉफिट देखिए इधर, बढ़ा वैसा जी हुआ, जी है ना? और यहाँ पर आप स्टॉक का प्राइस देखिए कितना हुआ, 5 टाइम्स हुआ। हाँ देख जी पा रहे हैं आप?
यहाँ पर 5 टाइम्स हुआ। अभी वो कैपेसिटी फुली यूटिलाइज्ड है, जी तो ये कैपेक्स हो रहा है। अब कोई भी कंपनी कैपेक्स कर रही है तो कैपेक्स करने का पैसा कहाँ से आ रहा है वो देखना है हमें। तो अगर कैपेक्स के साथ आपको बोरोइंग भी बढ़ती हुई दिख रही है तो समझिए कि ये पैसा कर्ज लेके आ रहा है। यहाँ इक्विटी नहीं बढ़ी है, मतलब कंपनी ने शेयर इशू नहीं किए हैं, कर्जा लेके ही कैपेक्स किया है। तो जब भी कर्ज लेके कैपेक्स हो रहा है तो आपको ये चीज देखनी है कि इतना ना हो रहा हो कि बैलेंस शीट कमजोर हो रही हो, क्योंकि फिर बिजनेस रिस्क में आ जाता है। तो यहाँ पर आप जरा निकालिए इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 2018 में कितना था और फिर निकालिए 2020 में कितना था। निकालिए जरा 18 का और 20 का डेट टू इक्विटी रेशियो। कैसे निकालते हैं याद है ना? यस सर। हम्म। जो काम की चीज लगे वो नोट करते हैं ना। हमारी सारी क्लासेस जो है इस तरह की लाइव स्टडीज पर ही होंगी, थ्योरी नहीं, सब कुछ प्रैक्टिकल चलेगा। डेट टू इक्विटी निकालिए 95.5 2018 का, फिर 2020 का। सर 2018 का 1.1। 1.07 सर। 1.07 और 2020 का 0.7। 0.7। तो जो हमने बोला है कि एक के ऊपर रिस्क बढ़ने लगता है, जी तो उसी लिमिट में है या नहीं है ये? जी है ना? तो ये रिस्क वाला कैपेक्स नहीं है। अब इसके बाद देखिए क्या होता है कि अच्छी कंपनी क्या कर लेती है कि आपने कैपेक्स किया, आपने अर्निंग बढ़ाई, फिर वो अपने कर्जे को तुरंत क्लियर कर लेती है। यहाँ पे देखिए किया क्या इस कंपनी ने वो, जी सर, है कर्जा ना? बहुत कम हो गया। हाँ, तो ये एक अच्छी कंपनी की क्वालिटी होती है कि सही टाइम पे वो कैपेक्स कर लेगी, पैसा बना लेगी और उससे फिर कर्जा क्लियर कर लेगी। तो ये एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी की निशानी है। तो ये कंपनी मेनली फोकस कर रही है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे, कि जो केमिकल देश में चाइना वाइना से आते हैं वो हम यहीं पे बनाएंगे, मेक इन इंडिया वाली थीम पे। तो सर एक चीज और बताइए सर, ये जो फिक्स्ड एसेट जो बढ़ रहे हैं इसका मतलब यही कैपेक्स है बस? हाँ, कैपेक्स का मतलब हम इसी से लगाएं कि फिक्स्ड एसेट अगर बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कैपेक्स कहीं। कैपेक्स एक प्रोसेस का नाम है। एसेट जी। बनाने के लिए जो आप प्रोसेस कर रहे हैं वो कैपेक्स है। ओके। आपने एक दुकान से 2 दुकान करी, तो हाँ दूसरी हाँ। दुकान करने के लिए आपने खर्चा किया, वो खर्चा जी जी। कैपेक्स है आपके लिए, ओके। है ना? कैपेक्स मतलब फुल कैपिटल एक्सपेंडिचर पूरा बोलते हैं उसको, जी 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 शॉर्ट जी। में कैपेक्स बोलते हैं। ओके। ठीक है, तो ये हो गई आपकी अच्छी क्वालिटी की कंपनी की निशानी कि करेगी कैपेक्स लेकिन बहुत हैवी रिस्क लेके नहीं करेगी और कंफर्ट में करेगी, और जैसे ही उसका फायदा आ जाएगा, रेवेन्यू आ जाएगा, वो अपना बैलेंस शीट तुरंत जो है हल्की कर लेगी। तो ये एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी की निशानी है। अब जरा एक खराब क्वालिटी की कंपनी का भी देख लेते हैं। डायनेमिक प्रोडक्ट, ये कंपनी फूड कलर बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी है। मेरे ख्याल से एशिया की सबसे बड़ी है। तो फूड कलर बनाने वाली कंपनी है। तो क्या हो रहा है, जोमेटो स्विगी जैसी कंपनियां आ रही हैं, महिलाएं वर्कफोर्स में आ रही हैं, तो बाहर का खाना खाने का कल्चर इससे बढ़ता है। और बाहर का जो भी खाना होता है उसमें आपको पता हो या ना पता हो, फूड कलर का यूज होता ही होता है ताकि आपको अट्रैक्टिव सा वो दिखे। जी तो ये कंपनी फूड कलर बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। अब जोमेटो स्विगी जिस तरह से इवॉल्व हो रहे थे, जिस तरीके से जगह जगह रेस्टोरेंट खुल रहे थे, तो इस कंपनी को लगा कि बहुत तेजी से हम ग्रो कर सकते हैं, बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास।
तो फूड कलर की जो बनाने की इन्होंने कैपेसिटी है वो मल्टीप्लाई कर ली बड़ी खतरनाक तरीके से। यहाँ पर देखिए आप कैसा कैपेक्स है ये, कितना परसेंट हुआ है ये कैपेक्स, 9 गुना सर, कितना हुआ? 9 9 गुना। गुना। 8 गुना तो तो है ही ये है। जो है बहुत भयंकर तरीके से एंटिसिपेट कर रहे थे कि सब लोग जो है वो बाहर खाएंगे और बाहर का खाएंगे तो ये फूड कलर बहुत चलेंगे उनके। तो ये किया, तो ये बड़ा कैपेक्स किया। अब ये कैपेक्स का पैसा कहाँ से आया? इधर देखिए, लोन। लोन से आया। हम्म, तो जब भी लोन वाली बात आए तो हम क्या चेक करेंगे? बैलेंस शीट रिस्क में तो नहीं जा रही। तो जरा चेक कीजिए 2022 का डेट टू इक्विटी रेशो क्या है। इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशो 2022 का निकालिए, सब लोगों चैट में डालिए। 1-2 लोग ही कर रहे हैं, बाकी लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। सब अपना अपना फिगर डालिए चैट में। सर कौन से ईयर का? 2022। 1.02 है सर। वन पॉइंट 02। तो ये इन्होंने बड़ा सा कैपेक्स कर लिया। अब सोचिए यहाँ पर इन्होंने अपनी कैपेसिटी कितनी बढ़ा दी? 9 टाइम्स। जी। तो सोचिए कि क्या तुरंत इतनी डिमांड आ सकती है कि आपकी 9 टाइम्स जो है सेल बढ़ जाए? सोचिए। नहीं बहुत सर। ज्यादा कर दिया सर, हम्म बहुत ज्यादा कर दिया, इतना नहीं हो सकता। और सर सबसे बड़ी बात, ये ऑलरेडी बिगेस्ट प्लेयर है, तो इतने बड़े बेस पे इतनी बड़ी ग्रोथ आना तो बहुत मुश्किल है। कोई हाँ नया प्लेयर एक्सपेक्ट करे इतनी ग्रोथ, तो वो मार्केट का शेयर हाँ लेगा तो वो कर सकता है। हाँ। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये लो एंट्री बैरियर वाला बिजनेस है। फूड कलर बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी कर सकता है। तो नए प्लेयर आए उससे पहले हम अपनी कैपेसिटी तैयार कर लें, तो ये सोच के कंपनी ने किया। फिर थोड़ा सा कोरोना वाला इशू हुआ, उसने उनके बिजनेस को डेंट कर दिया कि उसके कारण जो है कि एंटिसिपेटेड डिमांड नहीं आ पाई। और ये डिमांड नहीं आने का बाद जो है क्या हुआ आप देखिए। सर यहाँ पर कंपनी लॉस में आ गई। लॉस में आने का बड़ा रीजन आप क्या देख सकते हैं? इंटरेस्ट कॉस्ट देखिए आप। इंटरेस्ट जितना ज्यादा है उतना ही लॉस है। हाँ, तो आपने कर्जा लेके कैपेक्स तो कर लिया, डिमांड नहीं आई, लेकिन ब्याज तो देना है। अब ये ब्याज ने आपके बिजनेस को खराब कर दिया। प्रॉफिट ठीक। नहीं हुआ। हाँ, लॉस में आ गई कंपनी। हाँ सर, लॉस में 2023 से लॉस में आ गई हाँ है हाँ। तो काफी। आपका बड़ा कैपेक्स हुआ ये सब। उससे पहले देखिए 20-20% का इनका मार्जिन होता था, ऑपरेटिंग मार्जिन, अभी 10-12 पे रह गए। जी। तो देखिए क्या होता है कि अच्छी कंपनी किस तरीके से बुरी हो जाती है। अब यही कंपनी का शेयर देखिए कैसा भागा था, 6x हुआ था, हम्म। क्योंकि अच्छी खासी डिमांड आ रही थी, सब कुछ सही चल रहा था और कैपेक्स भी धांसू किया इनने। पर वो कैपेक्स फेल हुआ तो गया। अब इन फ्यूचर अगर वो डिमांड वापस आती है, रिवाइव आती है, तो स्टॉक रिवाइव कर सकता है क्योंकि कैपेसिटी इनके पास तैयार है। पर अगर लंबे समय तक नहीं आई तो ये जो लॉसेस हैं ये कंपनी को और बुरे हाल में डाल देंगे। ठीक। तो कैपेक्स कई बार नुकसान भी कर सकता है अगर आप अपनी हद से ज्यादा चले जाओगे तो अपनी लिमिट का ध्यान रखना चाहिए हमेशा।
सर यदि ये 3-4 गुना तक करते तो शायद कुछ बात बनती, बस 2-3 गुना करें, क्योंकि और हाँ कुछ ना कुछ तो इनका बचत हो ही जाती है उससे। अब वो क्या होता है कि लालच आ जाता है ना, खुला मैदान दिख रहा है आप कोई, अब आप स्विगी देखो 50-50 ऑर्डर, जी। तो उसको देख के उन्होंने एंटिसिपेट किया कि इतना सारा लोग खाएंगे, हम्म। है ना। तो लेकिन कोरोना आ गया, ये सारी चीजें हुई तो बिगड़ गया बिजनेस। जी। तो जब भी बहुत हैवी कैपेक्स हो रहा है तो आप थोड़ा अलर्ट हो जाइए, मतलब 1x 2x 3x तक तो है, लेकिन यहाँ 9x 10x जा रहा है। कॉमन सेंस से जाइए कि इमीडिएटली इतनी ज्यादा लगाया हो, क्योंकि स्विगी जोमेटो 50% से ग्रो कर रहे हैं तो हम भी ग्रो कर लेंगे, लेकिन बीच में झटका लग गया। जी। ठीक है, नींद तो नहीं आ रही? नहीं सर। नहीं सर। अब एक बहुत अच्छी कंपनी है SRF, फ्लोरिन केमिकल की। अब इसकी बैलेंस शीट को आप देखेंगे, फिक्स्ड एसेट देखिए कितने बढ़ रहे हैं। ओ सर 2023 में तो एकदम से बढ़े। हम्म जो इनहेलर होते हैं ना, जो अस्थमा वाला लोग जो लेते हैं, जी जी। उसमें जो गैस डलती है वो यही कंपनी बनाती है। और अभी एक नई टाइप की गैस का यूज होना है एसी में, रेफ्रिजरेशन में। जो R22 है वो थोड़ा एनवायरनमेंट को डैमेज करती है, एक नई टाइप की गैस यूज होगी। उस गैस की एक बड़ी कैपेसिटी यही कंपनी के पास अभी हाल फिलहाल बन रही है। तो अमेरिका में जो है वो गैस बैन होने वाली है, उसके बाद जो है अच्छी डिमांड आ सकती है और इनको बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं। तो यूएस में काफ़ी एक्सपोर्ट इनका हो सकता है। तो यहाँ देखिए क्या कर रहे हैं, ये बड़ा कैपेक्स जो है इनका चल रहा है। ठीक, ये कंपनी हो गई। अब एक और कंपनी लेते हैं, नवीन फ्लोरिन। फ्लोरिन बिजनेस की सबसे बड़ी कंपनी है ये, इसके कैपेक्स पे नज़र डालें तो यहाँ क्या आप देख रहे हैं? यहाँ भी आप देख रहे हैं ट्रिपल हो रहा है कैपेक्स। यस सर। हम्म जी सर। आरती आरती इंडस्ट्री देखिए, तो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन केमिकल है उसकी, ये बहुत बड़ी कंपनी है, सबसे सस्ता बनाती है, इतना सस्ता बनाती है कि चाइना वाले भी इससे खरीदते हैं। तो इसका भी आप देखिए कैपेक्स बढ़ता ही जा रहा है सर। बढ़ता ही जा रहा है। जी। तो आप क्या देखेंगे, अधिकतर केमिकल कंपनियों ने कैपेक्स काफी अच्छा किया है, पर शेयर नहीं चले हैं। जी। शेयर ना चलने का एक कारण है जैसे अब ये कंपनी है आरती फार्मा। ये कंपनी जेंथीन बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी है। सर आरती फार्मा लैब्स। हाँ, ओके। जेंथीन जानते हैं क्या होता है? कैफीन जानते हैं क्या होता है? जी। क्या होता है? यस। सर ये कॉफी के अंदर। कॉफी के अंदर होता है और हाँ, चाय कॉफी में जो पाया जाता है एक केमिकल, उसको कैफीन बोलते हैं। कॉफी में 50% ज़्यादा होता है चाय से। तो ये जो केमिकल है ये दिमाग में कुछ समय के लिए एक अलर्टनेस वाला सिग्नल भेजता है, उससे आप थोड़ा सा कुछ समय के लिए एनर्जेटिक फील करते हैं, ये सब।
तो चाय पी, कॉफ़ी पी तो आपको अच्छा लगता है, और ज़्यादा आप रेगुलर पीते हैं तो क्या होता है, आपका दिमाग जो है इसका एडिक्ट हो जाता है। तो कई बार आपने पी नहीं तो आपको सर दर्द होने लगेगा, और आपने जैसे ही चाय पी या कॉफ़ी पी आप ठीक हो जाएंगे। तो ये भी होता है। तो ये जो नेचुरल फॉर्म में जो हमको मिलता है चाय कॉफ़ी से, वो बहुत कम क्वांटिटी में होता है, और इसी को केमिकली बनाया जाता है। उसको, उस केमिकल का नाम है ज़ैंथीन, और वो केमिकल ये वाली कंपनी बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी है। अभी आपने सुना है स्टिंग, स्टिंग एनर्जी ड्रिंक, रेड बुल, जी। और क्या नाम है, हाँ ऐसी कुछ, जी। चार्जर, ये सारी बहुत चल रही हैं। जी। तो पहले कोल्ड ड्रिंक वाली कंपनियां शुगर शुगर के नाम पे थोड़ी बदनाम होने लगी हैं, तो अब वो शिफ्ट कर रही हैं किस पे, एनर्जी ड्रिंक पे। और आप एनर्जी ड्रिंक कभी आपने स्टिंग विस्टिंग उठा के देखेंगे, उसका नीचे लेबल पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा इतना ज़ैंथीन डला हुआ है। तो एक स्टिंग पीने का मतलब है आपने 10-15 कप कॉफ़ी पी ली, इसीलिए एकदम से आपको एनर्जी फील होने लगती है। तो आप ऐसे देखिए कि ये कंपनी किसकी क्लाइंट है, किसको सर्विस दे रही है। वो अगर ग्रो कर रही है तो ये भी ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन सा चल रहा है अभी, मेरे ख्याल से स्टिंग ही चल रहा है एनर्जी ड्रिंक में। स्टिंग कौन बनाता है, पेप्सी। पेप्सी की इंडिया में कौन काम संभालता है पूरा, वरुण बीवरेजेस। वरुण ब्रेवरेज, वरुण ब्रेवरेज, वीबीएल। तो पेप्सी का इंडिया में और अफ्रीका का पूरा बिजनेस जो है वो है। तो नाम पेप्सी का है, पूरा करता धरता जो है इसकी कौन है, वीबीएल। अब वीबीएल का शेयर देखिए आप कैसा भाग कर चल रहा है। तो अगर ये एनर्जी ड्रिंक्स जो है और पॉपुलर होंगी तो क्या होगा, इनको फायदा होगा। और कोई भी चीज जो एडिक्शन फॉर्म करती है वो इन्वेस्टरों के लिए बड़ी अच्छी होती है, क्योंकि उसके कस्टमर भागते नहीं है, है ना। कोई स्मोकिंग कर रहा है तो वो करता ही रहता है, कोई ड्रिंक कर रहा है तो वो ड्रिंक वाली आदत बढ़ती रहती है उसकी, स्मोकिंग की बढ़ती रहती है। ऐसे ही कुछ एलिमेंट इसमें भी हैं। कोई चाय पी रहा है तो चाय छोड़ता नहीं है, उसकी भी बनी रहती है, क्योंकि वही कैफीन एडिक्ट हो रहा है। तो ये एक स्पेशल कैरेक्टर होता है कुछ चीज़ों का। तो ये क्या होता है, अपने आप में एक एंट्री बैरियर बना देता है कि आपका कस्टमर आपका लॉयल हो गया है। तो चाय, कॉफ़ी, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सारे कंपनियों के कस्टमर होते हैं लॉयल। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो कोई बिजनेस अच्छा कर रहा है तो जानिए की कोशिश कीजिए कि वहां पे सप्लायर कौन हो सकता है, तो वहां आपका बड़ा पैसा बन सकता है। अब जैसे ये वाली कंपनी है AGI ग्रीन पैक। अब ये कंपनी बॉटल, ग्लास बॉटल बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी है। तो जो भी लिक्विड अल्कोहल कंपनियां हैं वो आपस में कॉम्पीट कर रही हैं, पर बॉटल किससे लेती हैं, इससे लेती हैं। तो ये अगेन एक मल्टीबैगर स्टॉक। ग्लास बनाने में क्या लगता है, किससे बनता है ग्लास, पता है किसी को। रेत। ग्लास का रॉ मटेरियल क्या है, कैसे ग्लास बनता है, कांच। सैंड से, सैंड। सैंड से। सोडा ऐश। हाँ, सोडा। सोडा, अब क्या चाहिए, सोडा ऐश के प्राइस कम हो बस। सोडा ऐश बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, टाटा केमिकल। हाँ। दूसरी, तो सर पारादीप। नहीं, बालाजी, कौन से बालाजी। नहीं, पारादीप, पारादीप। नहीं, मेरे ख्याल से गुजरात अल्कली है। गुजरात अल्कली। KNKD.
सोडा एस मां ॿुधायां थी हिकु मिंट। चलिए यहाँ तक सब क्लियर है? यस आगे सर। एंड कर दें या आगे कंटिन्यू करें क्लास? कंटिन्यू सर एक सर पॉइंट में एंड एंड क्लैरिटी हाँ पूछिए। कि जैसे सोडा ऐश आप कह रहे हैं कि सोडा ऐश के प्राइसेस कम होंगे तो एजीआई ग्रीन पैक को फायदा होगा, कॉन्ट्ररी टाटा केमिकल को नुकसान। बिल्कुल। बहुत सी ऐसी इंडस्ट्री हैं जो एक दूसरे की ऑपोजिट होती हैं। अगर आप उसको ठीक से समझ लेंगे तो आप बहुत अच्छा साइक्लिक प्ले कर सकते हैं। अब जैसे न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर का मेजर रॉ मटेरियल क्या है? पेपर। अखबार। तो अगर पेपर कंपनीज के शेयर नीचे हैं तो इसका मतलब क्या है? पेपर के प्राइस नीचे पेपर चल रहे हैं। मिल के प्राइसेस तो अच्छी ये चल किसके लिए अच्छा है? पेपर मिल के लिए। तो आपको दो दो चीजों का कॉम्बिनेशन देखना है। अगर आपको न्यूज़पेपर कंपनी में भास्कर या जागरण में इन्वेस्ट करना है, क्या एक तो पेपर प्राइस कम हो और दूसरा क्या देखेंगे? एडवर्टाइजमेंट किस सीजन में हाईएस्ट होते हैं? फेस्टिव सीजन, और उससे भी ज्यादा? इलेक्शन। हाँ, तो इलेक्शन, फेस्टिवल और पेपर, ये तीन कॉम्बिनेशन जब बन जाएंगे तो आपका पैसा बन जाएगा किससे? भास्कर, टीवी जागरण। 18, नेटवर्क 18। हाँ, तब देखिए डीबी कॉप, भास्कर वाला, इसका शेयर भी मेरे ट्रिपल हो गया है इस साल। तो ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे बना। जागरण का आप स्टॉक देखेंगे वो भी चला। तो ये सारे एक साथ ही चल रहे हैं क्योंकि वो ये सब साइक्लिक होते हैं, इंडस्ट्री एक जैसी सी होती है इनकी। तो ये भी चला, भास्कर ज्यादा चला है। डीपी कॉर्प। भास्कर, जागरण, उसके बाद कौन सा एक और? HMVL, हिंदुस्तान मीडिया। सबसे बड़ा भास्कर है। और भास्कर के पास एक स्पेशल फायदा ये है कि इनका जो ऐप है उसके इन्होंने मेरे ख्याल से 8 करोड़ से ज्यादा यूजर बना लिए हैं, 8 करोड़ प्लस। इंचा। और हाँ, और इस ऐप को अभी उन्होंने मोनेटाइज नहीं किया है। तो जिस दिन इसको मोनेटाइज करेंगे इससे बहुत बड़ा पैसा बना लेंगे ये। तो अभी एक सर इस साल के सेंट्रल इलेक्शन तक की इंचा। तेजी में और भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ, रॉ मटेरियल सेंसिटिव है। वैसे प्राइस काफी बढ़ा दिया आपने देखा हो, पिछले साल 2 रुपए में पेपर मिल जाता था, अब कितने में आ रहा है मिनिमम? 5 में आ रहा है सर, 5 वो रुपए। 5 साढ़े से कम में तो कोई अखबार नहीं है ना। 5 है लगभग सभी। हाँ, तो सबसे सस्ता भी 5 रुपए का है। जी। तो आप देखिए प्राइस इन्होंने अपने इनपुट के बढ़ा लिए, पेपर के प्राइस कम हुए हैं, और अभी इलेक्शन ईयर है और चल रहा है, फेस्टिवल भी है, तो हैवी एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। तो उस सबका फायदा इनको मिलना है। तो ऐसे ही आप आइडियाज मिलते रहते हैं, बस अपनी सोचने समझने की का तरीका जो है वो आपको इन्वेस्टर जैसा करने लगा। कंटिन्यू करें आधा घंटा और या नो सर। चलकर? करते हैं नो, सर, नहीं करना। नो सर। कर सकते हैं। नो वाले कितने हैं? एक, दो। ठीक है, कल 9 बजे क्लास, सेम टाइम। सर कल शादी में जाना है सर, कल थोड़ा सा समय चेंज हो जाए, या फिर सर मंडे को कर दीजिए सर कल की क्लास। मंडे को तो No, 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 वर्क, not on Monday, please, please, please. हाँ. मंडे को तो नहीं, वर्क। मंडे को नहीं, वर्किंग डेज में मत करो सर। हाँ सर, नो वर्किंग डेज। कल बोलिए टाइम कितना? सुबह चलेगा क्या सबको? नहीं सर, सुबह नहीं हो हाँ पाएगा। हाँ. शाम को। तो चलेगा मॉर्निंग में? नहीं चल पाएगा। नहीं सर। चलेगा सर। सुबह 11 बजे चलेगा? चलेगा सर। नो नहीं सर। सर, नहीं हो पाएगा। नहीं सर, नहीं नहीं 10 बिल्कुल बजे? नहीं। ट्रैवल सर मैं
सर दोपहर में ट्रैवलिंग कर दीजिए सर, अगर सुबह दिक्कत है तो सर दोपहर में अभी कर आधा दीजिए। पौन घंटा और ले लीजिए, कल की छुट्टी कर दीजिए। नहीं नहीं सर, ये आज हमें शादी पे जाना है। कल दोपहर का कर लो सर, 3 दो दो 3:30 कल 4। कल सर दोपहर का कर लीजिए सर, सबसे सर बढ़िया। हाँ सर, इस वीक है ना, आफ्टरनून कर मंडे को लीजिए। रख लो क्लास सर। दोपहर को 3 बजे ठीक है? जी यस ठीक है नहीं सर, सर, था नहीं थोड़ा सर, सा नहीं सर, कल डे में ही। 4 बजे? नहीं सर सर। मंडे रख लो सर ये क्लास। क्या पूरे दिन शादी में रहोगे क्या? नहीं, क्योंकि किसी की रात की प्रॉब्लम है तो किसी की दिन की, तो मंडे को रख लो सर, 9:30 बजे। मंडे को No, नहीं it रख is not सकते। on Monday. हाँ, मंडे को नहीं रख सकते, मंडे को वर्किंग डे है। या फिर बेस्ट वे आप सेम टाइम रख लो सर, क्योंकि ज्यादा एक्सटेंड भी करते तो दूसरे दिन सुबह जल्दी उठना, बच्चों के स्कूल्स वगैरह वो सब होता है, सो टाइम मैनेज नहीं होता। कोई नहीं सर, कल इसी टाइम रख लो फिर। हाँ, कल right. सुबह 8 बजे नहीं चलेगा कल? चलेगा सर, चलेगा। हाँ चलेगा। चलेगा सर, तो सुबह नहीं सुबह सर, चल नहीं। चलेगा जाएगा। सर 8 नहीं बजे सर, ट्रैवलिंग संडे है है तो सर, 8 लेट बजे हो उठेंगे। जाएगा। संडे है सर, लेट उठेंगे। चलो कल फिर चल अगली क्लास अब सैटरडे को ही होगी, सबका कुछ ना कुछ चल रहा है। ठीक? नहीं सर, सुबह 8 बजे कर लो सर, ठीक है, सुबह क्या नहीं दिक्कत सर, है? नहीं। सर सुबह 8 हाँ, बजे सुबह ठीक है। हाँ सर, मॉर्निंग में चलेगा। मॉर्निंग में चल जाएगा सर, 8 मॉर्निंग में बजे कोई ठीक है सर। प्रॉब्लम नहीं। 8 बजे ठीक है सर। हाँ, एक दिन जल्दी उठ जाना भैया जी। संडे ही मिलता है दोपहर सर। में सो लेना। एक एक दिन जल्दी उठ सकते हैं, उसमें ऐसा कुछ वो नहीं है, जल्दी उठना एक ही दिन अच्छी बात होता है है। लेट उठने का। क्लास लेके सो जाना यार नहीं दोबारा सर, कल सुबह नहीं सर, सुबह ट्रैवलिंग है। उसके बाद बच्चे नहीं सोने देते फिर। अरे बताओ यार फाइनल करके। सर सर या तो मॉर्निंग। 3 4 बजे रख लो दोपहर का, या फिर आप कैंसिल कर दो, मतलब शादी में भी जा रहे हैं लोग तो। सर नहीं, कैंसिल तो मत करिएगा प्लीज। यार शादी में अपने को भी जाना है क्या? व्यापारी मोदी साहब कितने लोगों को मैनेज कर रहे हैं, पूरे देश को मैनेज कर रहे हैं, कमाल की बात है। सर या तो सर मॉर्निंग में रख बेस लीजिए में सर, ठीक है, सुबह। सर 2 मिनट मॉर्निंग थोड़ा सा मंडे। डिफेंस का लोकेशन तक बोल देंगे क्या सर? क्या किस पे? सर डिफेंस के लोकेशन पे जो 6.25 लाख करोड़ का करा है, तो बेनिफिशियरी कैसे आइडेंटिफाई करें? थोड़ा सा 2 मिनट, मतलब रा, जनरल नॉलेज। राजनाथ सिंह को फॉलो करिए। राजनाथ सिंह जो है थोड़े थोड़े टाइम पे वो लिस्ट ट्विटर पे ट्वीट कर देते हैं कि इन इन हथियारों को अब इंपोर्ट नहीं किया जाएगा। जो जो वो लिस्ट ट्वीट कर रहे हैं, मीडिया में आ रही है, वो प्रोडक्ट को ध्यान से पढ़िए और देखिए कौन इंडियन कंपनी उसको बना रही है। उस पे आप नज़र रखिए, और ऐसे आपको आइडियाज मिल जाएंगे। ऐसा ही सर कम्युनिकेशन का भी है सर, ऐसे ही। हाँ, सर एक डाउट था। अभी थोड़ी देर पहले जब आप कैपेक्स का बता रहे थे तो कुछ कंपनीज थे जिन्होंने कैपेक्स बढ़ाया था, बट वो उनका प्रॉफिट इंक्रीज नहीं हुआ था, वो फार्मा कंपनीज। केमिकल्स, हाँ केमिकल। या सो हाँ, उनका, हाँ, मेन रीजन क्या हो मेन सकता है? मेन रीज़न है रशिया यूक्रेन वॉर। तो उस वॉर के कारण यूरोप में जो डिमांड आती थी वो नहीं आ रही है। यूरोप में एक स्लो डाउन चल रहा है। हाई इंटरेस्ट रेट के कारण यूएस में भी थोड़ा सा स्लो डाउन है। तो जब ये चीज़ नॉर्मल होगी, जो मेरे ख्याल से मार्च के बाद होने शुरू हो जानी चाहिए, फिर जो है ये केमिकल का जो कैपेक्स हुआ मल्टीप्लाई है भी हो उसके सकते हैं हिसाब। ना सर, ये यहाँ से 2x भी बिल्कुल हो सकते बिल्कुल हैं। बिल 2x 3x 4x वाली कई हैं यहाँ पे। तो केमिकल्स, हाँ पेशेंस अच्छा, के साथ होल्ड करके रखिए। पेशेंस के साथ होल्ड करिए, पर क्योंकि सर बैलेंस इनकी शीट। बैलेंस शीट में एक चीज और है सर, ये जो इन्वेस्टमेंट जिस तरीके से भरा है उस तरीके से डेट नहीं बढ़ा, तो इंटरनल अक्रूवल से ही पे ऑफ करे। हाँ हाँ, वही कंपनी बढ़िया है, उनको आप थोड़ा लंबा कंफर्टेबली होल्ड कर सकते हैं। सर अब तक पहले जो ये केमिकल कन्विक्शन है, नहीं आता था। आप ट्विटर पे डालते हैं, इधर वो ट्विटर के फेसबुक पे डालते हैं, तो ये कन्विक्शन आता है समझ के कि क्या होगा। हम्म, थैंक यू।
सर ये जो केमिकल कंपनीज का है ये भी एक ब्रॉड टर्म है या इसमें भी सब कैटेगरीज केमिकल्स में आ जाती है? जैसे केमिकल्स कंपनी नियोजन बहुत है। बहुत ज़्यादा सब कैटेगरीज हैं, बहुत ज़्यादा। ब्रोमीन केमिकल अलग हैं, फ्लोरीन केमिकल अलग हैं, सल्फर केमिकल अलग हैं, ढेरों टाइप के हैं। हर केमिकल सेम नहीं होता, सबकी डिमांड अलग होती है। तो आप केमिकल मतलब कुछ भी ले लेने लेने वाला काम मत करना। तो मतलब जब जब आप बताते हो कि सजेस्ट करते हो कि या पोस्ट करते हो कि केमिकल कंपनीज जो है वो डिमांड में रहने वाली है, तो क्या कोई पर्टिकुलर कोई केमिकल कंपनीज या केमिकल मटेरियल की डिमांड ज्यादा बढ़ती है या ब्रॉडली ही चलता है वो? वो तो बहुत से हैं यार। अब कुछ चल रही केमिकल है यार अभी एग्रो भी। केमिकल होते हैं, कुछ हेलो। फार्मा केमिकल हैं, कुछ पेंट में यूज होते हैं, हाँ कुछ चल रही टायर है में अभी भी, यूज रुक होते जाओ जरा। हैं। तो ऐसे ढेरों हैं। तो अपन एक जैसा नहीं बोल सकते कि आ ही रहा है सब यार अभी चलेंगे भी। एक जैसा। तो वो तो आपको इंडिविजुअल कंपनी को पढ़ के देख के करना पड़ेगा। हाँ हाँ, मैं उसको करता हूँ जरा जनरलाइज नहीं 5 कर मिनट बाद सकते। यार, खत्म होने ही वाली होगी है। ये है कि गुजरात फ्लोरो हुआ, एसआरएफ हुआ, इनका रेफ्रिजरेशन वाले में ये ज़्यादा है। फिर जैसे नियोजन केमिकल की बात की तो ब्रोमीन केमिकल में है। एक एसीआई करके है कंपनी, ये अपना थोरियम केमिकल में है। तो ऐसे कर करके सब अलग अलग कंपनियां अलग अलग हैं, सबके यूज़ अलग हैं। वो आपको पढ़ के समझना पड़ेगा किसकी क्या डिमांड आएगी। हाँ, इतनी बात कह सकते हैं क्योंकि 2 साल लगभग हो गए हैं, सेक्टर चला नहीं है, अभी भी बुल मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है और कैपेक्स अच्छा हो चुका है। तो जब भी डिमांड रिवाइव होगी स्टॉक चल जाएंगे और यहाँ पे 50, 100, 200% तक मिल जाएगा आपको। पर कंपनी अच्छी होनी चाहिए और बैलेंस शीट स्ट्रांग होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात। हाँ रेस ना करो। ओके सर, ओके। अब जैसे विष्णु केमिकल है, ये जो पेंट में जो चमक चमक जो आती है ना, पेंट हो जिसका केमिकल से वो ये बनाती है। तो जो क्रोमियम क्रोमियम केमिकल है ना, क्रोमियम और बेरियम ये बनाती है। इसमें क्रोमियम का यूज जो है ना वो चमक लाने के लिए होता है किसी भी चीज में। तो ये वो बनाती है, तो ये अच्छी कंपनी है, डेट वेट भी कम है। अब यही है कि जब डिमांड रिवाइव होगी तो चलेगी। एक यासो हाँ सर, ये इंडस्ट्री। मेरे भी फिल्टर में आई थी और सर ये बहुत लोएस्ट पीई पे भी ट्रेड कर रही है कंपैरेटिव टू अदर्स। हाँ शायद थोड़ा 17-18 के पीई पे चलती है जहाँ कुछ केमिकल कमोडिटी टाइप होते हैं ना, तो वो वहाँ पे वैल्यूएशन कम ही इसलिए रहता है। चलती है। एसीआई सर आर्कियन केमिकल ही है ना? हाँ वही आर्कियन केमिकल। आर्कियन केमिकल में कुछ अच्छा इसका जो केमिकल बनाती है वो इजराइल है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर। तो अगर ये वाला वॉर एक्सलरेट होता है इसराइल का हमास का, तो उसको बहुत बड़ा फायदा मिल जाएगा उसको। हालांकि अभी उस एरिया में जो है वॉर नहीं फैला है। तो जहाँ उस एरिया में मतलब कौन सा एरिया, वेस्ट बैंक वाला जो एरिया है वहां पर अगर हो जाता है, वो डेड डेड कौन सी सी है, डेड सी है ना वहां पे। हाँ, तो जी। वहां पर अगर वॉर हो जाता है तो ये स्टॉक बिल्कुल उछल जाएगा। सही। हम्म। अपार्ट फ्रॉम वॉर अगर वैसे भी तो नॉर्मल ग्रोथ तो आएगी है। हाँ, कहीं ना कहीं किसी को फायदा होता है, इसलिए थोड़ा सा जियो पॉलिटिक्स न्यूज पे थोड़ा वो इंटरेस्ट। तो अब जैसे अभी रेड सी में वॉर चल रहा है हुती और इन सब का, इसका बड़ा फायदा रिलायंस को मिल रहा है। राइट। वहां से ऑयल सप्लाई रुक रही है, वो ले रहे हैं रशिया से, वो अलग रास्ते से आ रहा है। तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं, इनका फायदा मिल जाता है। प्राइस इन हो गए हैं आगे 2-3 साल की ग्रोथ के, तो एनर्जी सेक्टर अब लीड करेगा। तो जैसे यही दम दिख रही है।
मई मई जून से जो है नया प्रोडक्शन भी शुरू हो रहा है ऑयल गैस का यहाँ केजी बेसिन से। रिलायंस को भी मिलना है, कुछ ओएनजीसी को भी मिलना है। रिलायंस को फाइल। वो मैंने वहाँ लिंक ग्रुप में शेयर किया था ना, वो आर्टिकल, वो उसमें पढ़ना आप। रिलायंस भी हाँ है ये हाँ, भी। आपने हाँ। करा था तो वो पढ़ लिया। 7 से 8 हजार बैरल पर डे की सप्लाई। तो वही है, क्रूड का प्राइस 60 के ऊपर होना चाहिए, बस 60 के ऊपर है तो ये फायदा उठा लेंगे, उसके नीचे जाएगा तो नहीं उठा पाएंगे। ठीक है, और कुछ? नेक्स्ट क्लास फिर सैटरडे को होगी अपनी। जी सर, थैंक यू सर। ठीक, ओके। थैंक यू सर। सर कल नहीं? ठीक है सर, कल के लिए सब तैयार कहाँ हो रहा है? टाइम ही नहीं आपका एडजस्ट हो नहीं रहा। ठीक, ओके। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके।